बच्चों आज हम लोग URTS 22 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ a by b इन इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx वेयर p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम r। ओके, तो देखें क्या बताइए, p प्रेशर है, लिखा हुआ है p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx, राइट। तो बताओ जो डायमेंशन टी स्क्वायर की होगी वही डायमेंशन ए की होगी, राइट। तो ए की डायमेंशन होगी कितनी, T2, राइट। प्रेशर की डायमेंशन कितनी लिखते हो, तो m L माइनस 1 T माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए और टी की डायमेंशन सेम तो ऊपर आया T2, और बताइए बी की डायमेंशन, और ये आ गया क्या, x की डायमेंशन L। तो बी की डायमेंशन हो गई तुम्हारे पास कितनी, टी स्क्वायर अपॉन m L की पावर 1, L की पावर माइनस 1, L की पावर 0 हो गया, और T की पावर माइनस 2, राइट। तो बताओ जो B की डायमेंशन है ये आ गई तुम्हारे पास m माइनस 1 T4। ओके, आपको चाहिए A बाई B की डायमेंशन, तो A की डायमेंशन थी T2 अपॉन बताओ ये हो गया कितना, m माइनस 1 T4। तो बताओ ये हो गया कितना तुम्हारे पास, ये हुआ m, और बताइए ऊपर जाएगा तो t माइनस 4, तो ये बच्चा t माइनस 2। ओके, तो बताइए आंसर कौन सा पहला आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड, वेयर इज द बॉडी एट t by 2 आफ्टर द रिलीज। तो बताओ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट h, इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो बताओ ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता, t। तो यहां से आप इसे छोड़ोगे, यहां तक पहुंचने में t टाइम लगेगा, तो h इक्वल टू लिखा जाएगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। बताओ t इक्वल टू टी बाई 2 पे यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हाइट होगी h1, t इक्वल टू टी बाई 2 पे। तो बताओ h1 इक्वल टू लिखोगे क्या, तो आपने कहा यूज 0। ओके, तो हाफ जी टी बाई 2 का स्क्वायर यानी हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4। क्या बताओ ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4 यानी h बाई 4। तो h बाई 4 आया टॉप से, तुमसे पूछा गया है ग्राउंड से, तो h माइनस h बाई 4 यानी 3h बाई 4। ओके, यानी आंसर कौन सा, तीसरा आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं फॉर्मूला x इक्वल टू 3y अपॉन z स्क्वायर वेयर x and z have dimension of capacitance and magnetic induction respectively. What are the dimension of y in MKS system? Okay, तो देखें भाई x की डायमेंशन क्या लिखते हो, x है कैपेसिटेंस, राइट। तो कैपेसिटेंस क्या लिखोगे बताओ, तो तुमने कहा सर कैपेसिटेंस लिखते हैं c इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू यानी डायमेंशन ऑफ c जो कि हम x कह रहे हैं, ये कितना हो गया कूलम, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्यू, या इसको डिनोट कर दें हम किससे, क्यू से, यहाँ क्यू दिया है, तो अपॉन v बताइए क्या, तो v की डायमेंशन कितना लिखेंगे, तो आपने कहा v होता है डेल्टा u अपॉन क्यू। ओके, तो लिखा जाएगा क्या, m L2 t माइनस 2 और q माइनस 1, राइट। तो x की डायमेंशन आ जाएगी कितना, m माइनस 1 L माइनस 2 T2 Q2, राइट। ये आ गई x की डायमेंशन। क्या बताओ जो तुम्हारे पास y जो z है, z क्या है, तो आपने कहा सर जो z है मैग्नेटिक इंडक्शन है, राइट। तो बताओ हम लिखते थे F इक्वल टू क्यू टाइम्स V क्रॉस B, राइट। तो बताओ F की डायमेंशन M L T माइनस 2, Q की डायमेंशन Q, V की डायमेंशन L T माइनस 1, और B की डायमेंशन तुम्हें पता करनी है, राइट। L से L गया, ये बताओ ये बचा हमारे पास M T माइनस 1 और Q माइनस 1, ये किसकी डायमेंशन आ गई, B की, राइट। तो मैं क्या चाहिए, B जिसे हमने क्या कहा है, Z। ओके, तो B की डायमेंशन जो कि क्या थी, Z, तो ये Z की वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। तो बताइए तुम्हें चाहिए क्या, y की डायमेंशन, तो y की डायमेंशन होगी क्या, डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ z स्क्वायर, राइट। तो x की डायमेंशन कितनी, तो आपने कहा x की डायमेंशन हो गई m माइनस 1 L माइनस 2 T2 और Q स्क्वायर।
राइट। क्या बताइए फिर आप यहाँ पे करें z, तो z ये आया था m t माइनस वन q माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा m 2 t माइनस 2 और q माइनस 2, राइट। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास, ये 2 ऊपर जाएगा तो m माइनस 3, ठीक, l माइनस 2, t ऊपर गया तो हो गया t4, q ऊपर गया तो हो गया q4, राइट। तो ये आ गई किसकी, y की डायमेंशन, राइट। यानी ऑप्शन कौन सा, तो आपने कहा q4 मुझे इन दो में दिखाई दे रहा है, यहाँ m माइनस 3 l माइनस 2 t4 q4, ओके, ये आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं the two ends of a train moving with a constant acceleration passes a certain point with velocity u and v. Find the velocity with which the middle point of the train passes the point. Okay. तुमसे ये कहा गया है कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस पर्टिकुलर पी पॉइंट को जब पास करता है तो इसकी स्पीड u है, ठीक। इस ट्रेन का जब एंड पॉइंट यहाँ से गुजरता है तो इसकी स्पीड v है। अब बताइए जब मिड पॉइंट गुजरेगा तो स्पीड कितनी होगी, ये तुमसे पूछा गया है। तो देखें भाई, मिड पॉइंट गुजरेगा तो स्पीड v डैश मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ l मान लो। तो बताओ l लेंथ चलने पे वेलोसिटी u से हो गई कितना, v, ठीक। तो बताओ लगाएंगे क्या, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और लेंथ कितनी चली l। तो बताओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये आ गया a इंटू एल, राइट। अगली बार यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाते हैं तो लिखेंगे क्या, v डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, अब चला कितना, तो तुमने कहा मिड पॉइंट है तो चला है l बाई 2, ओके। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a l बाई 2, ओके। तो बताओ हो गया v डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बताइए a इंटू एल, और a इंटू एल की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे रख देंगे। तो आ गया v डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया क्या, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 रूट के अंदर, ये आ गया v डैश, राइट। यानी ऑप्शन कौन सा, पहला यहाँ पे सही होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस विद वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल टू x क्यूब बाई 3, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.36, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट व्हिच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज, ओके। तो बताओ जो कर्व है, कर्व जो है कुछ इस तरह से है कि y इक्वल टू क्या है, x क्यूब बाई 6, तो इस तरह से ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6, ठीक। तुम इस कर्व पे रखना चाहते हो एक ब्लॉक को, तो बताओ इस कर्व पे इस ब्लॉक को रखोगे तो एंगल कुछ थीटा बनेगा, ठीक। और बताओ जब ये एंगल कुछ थीटा बनेगा तो ये हाइट y होगी। तो तुम कहोगे सर ये ऐसे बैलेंस रहेगा कि नीचे लगेगा mg, ये एंगल थीटा, तो इधर आया mg का साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, राइट। तो ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर आ गया mg का साइन थीटा। बताओ इधर लगता था fs मैक्स, जिससे हम कहते थे क्या, म्यू mg cos थीटा। क्या बताओ हम ये कहेंगे कि अगर ये जस्ट अबाउट टू स्लिप है, इसका मतलब mg साइन थीटा जो है, ये mg साइन थीटा म्यू mg cos थीटा के बराबर, ठीक। तो बताओ इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर म्यू। अब बताओ tan थीटा होता था क्या, स्लोप, यानी dy बाई dx बराबर किसके हो, म्यू के, ठीक। म्यू की वैल्यू कितनी 0.36, dy बाई dx निकाल लें। तो आपने कहा y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 सर दे रखा है, तो dy बाई dx हो जाएगा कितना, x की पावर 3 इधर आया तो x स्क्वायर, राइट। तो x स्क्वायर इक्वल टू 0.36 दे रखा है, यानी x की वैल्यू आ गई 0.6, ठीक। क्या पूछा गया है, y, ओके। तो x की वैल्यू अगर 0.6 है तो y कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 है, तो y इक्वल टू 0.6 का क्यूब बाई 3, तो याद आया कितना 0.07, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं टू weights W1 and W2 are suspended from two ends of a light string passing over a smooth pulley. If the pulley is pulled up with an acceleration g, the tension in the string will be. स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? ठीक, क्या बताएं? जब ये ऐसे रेस्ट पे होती थी तो बताएं, ये M1 ये M2 ऐसे लिखते थे। ठीक, क्या बताओ अगर रेस्ट पे है तो हम कहते थे मान लो M1 नीचे गया और M2 कहाँ गया? ऊपर। ठीक, तो हम क्या लिखते थे? M1G माइनस M2G, M1G माइनस T इक्वल टू M1 है। लेकिन क्या बताओ ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो इस पे स्यूडो भी लगा देंगे। तो बताओ नीचे क्या लगेगा? M1 टाइम्स G प्लस A। ठीक, और बताइए यहाँ क्या लगेगा? M2 टाइम्स G प्लस A। क्या बताइए इस केस में जब हम सॉल्व करते थे तो M1 टाइम्स G प्लस A और ये इधर आया क्या? M2 टाइम्स G प्लस A। इधर लगता था टेंशन T, इधर भी लगता था टेंशन T। तो इसके लिए तुम इक्वेशन लिखते थे क्या? M1 टाइम्स G प्लस A माइनस T इक्वल टू M1 इंटू इसका एक्सेलरेशन जो भी रहा हो A1, राइट। और बताइए इसके लिए लिखते थे क्या? T माइनस M2 टाइम्स G प्लस A, ओके, इक्वल टू लिखते थे क्या? M2 इंटू A2, राइट। बताओ यहाँ से जब हम सॉल्व करते थे तो हमें मिलता था T इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स G प्लस A। क्योंकि बताओ A की वैल्यू G के बराबर दी हुई है तो T इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 M1 M2 इंटू 2G अपॉन M1 प्लस M2, राइट। हमें दिया हुआ है क्या? W1 और W2, तो M1 को लिखोगे क्या? W1 बाई G, रख दे यहाँ पे, और M2 को W2 बाई G, राइट। ये वेट दिया हुआ है तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4G टाइम्स W1 बाई G इंटू W2 बाई G अपॉन W1 बाई G या W1 प्लस W2 बाई G, राइट। तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास 4W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2, ओके। यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा? पहला आता हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कार ऑफ मास m is accelerating on a level smooth road under the action of a single force F. The power delivered to the car is constant and equal to P. If the velocity of car at that instant is V, then after traveling how much distance it becomes double. तो बताओ F इक्वल टू जो पावर है, ये पावर हमें दी हुई है कैसी? कांस्टेंट। तो P इक्वल टू लिखना है क्या? F डॉट V, और ये पावर कांस्टेंट है। ठीक, तो बताओ F डॉट V इक्वल टू कांस्टेंट पावर। तो बताओ तुमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया तो F को लिखेंगे क्या? M इंटू A इंटू V इक्वल टू P। ठीक, A को क्या लिख सकते हैं? V dV बाई ds, तो इसको लिखा V dV बाई ds इक्वल टू P। क्या बताओ एक V और था तो यहाँ पे हो गया क्या? V स्क्वायर, राइट। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास M बाई P टाइम्स V स्क्वायर dV इक्वल टू ds। इसको कर दो क्या? इंटीग्रेट 0 से s, और बताओ क्या कह रहे हैं? स्पीड कितनी थी? v, और फिर कितनी हो गई? 2v। तो ये हो गया m बाई p टाइम्स, और बताओ v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो v क्यूब बाई 3 आएगा, तो 3 इधर आ गया और ये v क्यूब। लिमिट कहाँ से कहाँ? v से 2v, और ये हो गया क्या? s। तो बताओ s इक्वल टू आ गया, बताइए 8v क्यूब में से v क्यूब गया तो 7m v क्यूब अपॉन 3p, ओके। यानी बताइए जो आंसर है वो तुम्हारा तीसरा आता हुआ बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस a with uniform speed v, c is the center of circle, ab is the diameter, when passing through b the angular velocity of p about a and c are in the ratio। ठीक, पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस a with uniform speed v, c is the center of circle and ab is the diameter, when passing through b the angular velocity of e p about a and c are in the ratio। देख लेंगे
पार्टिकल पी इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस से विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है। सर्कल की रेडियस क्या है a, तो इस सर्कल की रेडियस यहाँ पे a है, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो इसमें यूनिफॉर्म स्पीड v से जा रहा है, तो पार्टिकल को हम इसमें यूनिफॉर्म स्पीड v से जाता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल को क्या मान लिया, यूनिफॉर्म स्पीड v से जाता हुआ मान लिया। C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर C हो गया, राइट। एंड AB इज द डायमीटर व्हेन पासिंग थ्रू B, तो ये B पे है अभी, AB क्या है, डायमीटर। तो जब B से पास कर रहा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A एंड C आर इन द रेशियो, ओके। तो A और C के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जानना चाहते हैं, तो बताओ A के अबाउट अगर हम रोटेशन इमेजिन करें तो ओमेगा A कितना होगा। तो आपने कहा सर ये अगर रेडियस R A है तो ये डिस्टेंस हो गई 2A, वेलोसिटी है v, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा जो वेलोसिटी v है तो v को लिखा जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू या ओमेगा a इक्वल टू वेलोसिटी v अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी 2a, तो अपॉन 2a। और बताओ ओमेगा b लिखेंगे क्या, सॉरी ओमेगा सेंटर क्या वो लिखेंगे क्या, तो ओमेगा c इक्वल टू लिखेंगे v अपॉन a, राइट। दोनों को कर दो डिवाइड, तो ये आ गया कितना, ओमेगा ए बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं a ball collides head on with another stationary ball with double of its own mass with a velocity of 1.5 meter per second. If the coefficient of restitution is 0.6, then after the collision their velocities will be, collision के बाद उनकी velocities क्या क्या होंगी। तो बताओ एक मास m है जो कि आ रहा था कितनी स्पीड से, तो आपने कहा सर ये आ रहा था 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। और दूसरा मास 2m जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। कुछ देर के बाद हमने देखा कि जो m है ये m v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो 2m है ये 2m यहाँ v2 वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। तो बताएं यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं यानी p इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे, p फाइनल। p इनिशियल कितना, तो आपने कहा इनिशियल हो गया इसका मोमेंटम 0 प्लस इसका m इंटू 1.5, ओके, राइट। या इसको हम कह देते हैं क्या, v, और v की वैल्यू बाद में रखते हैं, तो m इंटू v, ओके। बताइए फाइनली अगर देखें तो इसके लिए लिखेंगे m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, यानी बताइए हमारे पास इक्वेशन आ गई v बराबर v1 प्लस 2v2, ओके, राइट। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो क्या लिखा जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बताओ ये अप्रोच कर रहा है इसकी वेलोसिटी 0, तो ये आ गया v, e की वैल्यू 0.6, तो आ गया 0.6 v इक्वल टू v2 माइनस v1। और बताइए यहाँ पे था तुम्हारा v इक्वल टू v1 प्लस 2v2, राइट। तो बताओ ये गए तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 1.6v इक्वल टू 3v2, v2 की वैल्यू आ गई 1.6v/3, जरा वैल्यू रख दें तो आपको मिला v2 इक्वल टू 1.6 और v की वैल्यू कितनी, तो v की वैल्यू है अपने पास कितनी 1.5, राइट। तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास 0.5 इंटू 1.6 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्या बताइए हमें लिखा हुआ है v बराबर v1 प्लस 2v2, तो v इक्वल टू कितना है, तो आपने कहा v इक्वल टू है सर v1 प्लस 2v2, v की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा v की वैल्यू है 1.5, v1 कितना निकालना है, v2 कितना 0.8 इंटू 2, क्या बताइए v1 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता होगा बच्चों, ओके। ऑप्शन हमारा पहला सही होता होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, if the linear density of rod of length 3 meter varies as lambda equal to 3 minus x, then the position of center of gravity of the rod is,
ठीक, तो बताओ क्या लिखते थे इसमें, एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। याद करिए, एक रॉड हमारे पास होती थी, तो इस रॉड की चार्ज डेंसिटी जब वेरिएबल होती थी तो इंटीग्रेट करते थे, कहते थे एक्स पे जाके एक छोटा सा मास डी एक्स कट करेंगे जिसमें मास फंसा होगा डी एम, और बताओ इसको इंटीग्रेट करके, और डी एम की वैल्यू हम लिखते थे क्या, लैम्डा डी एक्स, ओके, और इसको इंटीग्रेट करके लिखते थे। तो बताइए इसको हम अगर लिखें डीएम की वैल्यू लैम्डा डी एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स, राइट, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स, ओके। तो बताओ ये हो गया लैम्डा की वैल्यू कितनी, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, राइट, अपॉन ये हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 3, 0 से 3। तो ये हो गया तुम्हारे पास सॉल्व करने पे, ये 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन नीचे बन गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट दोनों जगह कितनी, 0 से 3, 0 से 3, क्योंकि बताइए जो रॉड है उसकी लेंथ 3 मीटर, राइट। तो ये बताए हमारे पास बन जाएगा 27/2 माइनस ये हुआ 27/3 दैट इज 9 अपॉन नीचे आ गया कितना, 9 माइनस 9/2, तो हो गया 9/2 यानी आ गया कितना, 1, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, पहला सही होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद एस्केप स्पीड इज। तो बताओ इसको अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि तुम इसको इतनी वेलोसिटी दे दो ताकि ये इनफाइनाइट पे चला जाए, और ये इनफाइनाइट पे कब जा पाएगा, जब बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती थी। हम कहते थे जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है वो कितनी हो जाए, 0। और बताओ के ई और पी बराबर होते थे तो पीई प्लस के ई इक्वल टू क्या हो जाता था, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता था, साइन अलग अलग। तो बताओ हम कहते थे इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी तो क्या बताइए जो बॉल है, जो बॉडी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे, राइट। यानी ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। आप चाहे तो वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखेंगे हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर, राइट, और वहां से जब वी स्केप की वैल्यू रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इन केस ऑफ अ प्योर रोलिंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर। तो बताओ ये ए पॉइंट है, यहाँ कितना गया, वी सी, ओके, यहाँ कितना गया भैया, तो आपने कहा ये ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या बताइए ये VCM बनेगा और ये बनेगा क्या, आर ओमेगा। तो हम लिखते थे VCM बराबर क्या, आर ओमेगा के, राइट। तो बताइए इसके कारण आर ओमेगा को हम VCM कह सकते हैं, इधर मिला और VCM ये, तो नेट वेलोसिटी ये हुई। तो बताओ ये जो नेट वेलोसिटी है ये आएगी, और ये नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, तो आपने कहा दोनों 90 डिग्री पे, तो √2 टाइम्स VC, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा, दूसरा सही होता हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. Okay. The ring now rotates with an angular velocity omega dash which is equal to, okay. तो बताओ थिन सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से। तो बताओ इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, तो आपने कहा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा, यानी बताइए mr² इंटू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेंगे, बराबर, राइट, क्योंकि बताओ जेंटली अटैच किया गया है, ओके। तो बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर रहे, तो फाइनल के लिए क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mr², फाइनल बताएं तो आपने कहा यहाँ पे सर एक मास m और एक मास m और लगाया, तो क्या बताइए फाइनल एंगुलर मोमेंटम बना mr² प्लस
ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, राइट। क्या बताइए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बन गया एम इंटू ओमेगा अपॉन स्मॉल एम प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम इक्वल टू क्या, ओमेगा डैश। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, फोर्थ यहाँ पे सही होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी d is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension T. The radius of droplet is. Take note that the surface tension applies an upward force on the droplet. Okay? तो बता कह रहे हैं स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट है, डेंसिटी d है, is floating exactly half immersed in a liquid of density rho and surface tension T. तो बताओ जो ड्रॉपलेट है इसका हाफ वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है, राइट। सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, T। तो बताओ नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा, आपने कहा mg, ऊपर की तरफ लगेगा कौन सा, बायनेंसी फोर्स, राइट। और बताइए ऊपर की तरफ लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स, तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हुआ, T इंटू 2πr, राइट। आपको r की वैल्यू बतानी है, ठीक। सरफेस टेंशन का फोर्स हुआ T इंटू 2πr। क्या बताओ बायनेंसी का फोर्स कितना, तो आपने कहा आधी वॉल्यूम डूबी हुई है, तो रो लिक्विड का इनटू आधी वॉल्यूम कितनी हुई, तो आपने कहा आधी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। इक्वल टू बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg हुआ कितना, बॉडी की डेंसिटी इनटू पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। ओके, क्या बताओ यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होता हुआ, आर से आर कैंसिल होता हुआ, राइट। और बताइए 2 से 2 कैंसिल होता हुआ, तो यहाँ 2 बचा, तो हमारे पास क्या बचा, T इक्वल टू, जब इधर जाएंगे तो ये 2 गया, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या, T इक्वल टू 2D माइनस रो, राइट। और बताइए G कैसा था, कॉमन, राइट। और बताइए नीचे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर नीचे आ गया 3। ओके, क्या बताइए इनटू आर स्क्वायर यहाँ बचा हुआ, राइट। तो हो गया क्या, आर स्क्वायर। तो बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3t बाई 2d माइनस रो इनटू जी, राइट, रूट के अंदर इक्वल टू आ गया क्या, आर, राइट। यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होता हुआ, दूसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 75 टू 70 इन टाइम t1, फ्रॉम 70 टू 65 इन टाइम t2 एंड फ्रॉम 65 टू 60 इन टाइम t3। देन तो यार एक बात बताओ, dt बाई dt जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, यस। तो बताओ बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जब ये होता है तो क्या बताइए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जब कम होगा तो dt बाई dt कम होगा, यानी बताइए रेट ऑफ कूलिंग कम होगा तो टाइम जो है ये टाइम बढ़ेगा। तो बताइए जब 75 से 70 पे आए तो टाइम t1 लगा, क्या बताइए 70 से 65 पे आएंगे टाइम t2। तो बताएं जब 75 से 70 पे आएंगे टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, इन कंपैरिजन टू जब 70 से 65 पे आए। और सिमिलरली जब 70 से 65 पे है तो टाइम है t2, क्या बताइए ज्यादा होगा t3 से, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 65 से 60 जा रहे हैं, राइट। यानी बताइए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो रहा है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही कहता था कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए dt बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बताइए हमारा जो ऑप्शन है, हम कहेंगे कि t3 जो है ये टाइम p, यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होने से क्या बताइए ये जल्दी ठंडा होगा, तो t2 कम होगा t1 और कम होगा t3 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जहां ज्यादा वहां बताइए टाइम सबसे कम। ओके, बताएं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P1 and V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? Okay,
तो बताओ हम क्या लिखते हैं, PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। क्या लिखते हैं, क्या P1 V1 की पावर गामा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो P1 प्रेशर है, V1 की वैल्यू तो V1 है, गामा मोनोएटॉमिक है तो 5/3 इक्वल टू P2 चाहिए, V2 कितना, तो आपने कहा V1/8 की पावर 5/3। ओके, तो बताओ ये हो गया क्या, P1 V1 की पावर 5/3 मस्ट बी इक्वल टू P2, और ये हो गया V1 की पावर 5/3 8 का पावर 5/3 जो कि हो गया 2 की पावर 5। तो बताइए V1 की पावर 5/3 कैंसिल हुआ, ये आ गया क्या 32 P1 इक्वल टू P2। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, फोर्थ यहाँ पे आपका सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब अप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर इफ इट इज टिल्टेड टू 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल देन द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन इट विल बी। तो बताइए जो वाटर की हाइट थी वो कितना थी, तो तुमने कहा जो वाटर कॉलम की हाइट है सर, ये वाटर कॉलम की हाइट यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको टिल्ट कर देते हैं तो टिल्ट करने से बताइए इस हाइट पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ये हाइट अभी भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है L, और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है टिल्टेड टू 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ओके, तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना, तो बताओ आप कहेंगे कि L का cos 30 इक्वल टू आ गया कितना 4, यानी L√3/2 इक्वल टू आ गया 4, L की वैल्यू आ गई 8/√3। ओके, ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं टू पल्सेस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग whose centers are initially 8 cm apart are moving towards each other as shown in the figure. The speed of each pulse is 2 cm per second. After 2 seconds the total energy of the pulses will be। क्या बताएं, 2 सेकंड के बाद इन दोनों की स्पीड कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। तो बताओ 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड में ये चलेगी 2 मीटर, 2 में 4, ये भी चलेगी 4, तो क्या बताओ दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, राइट। और बताओ जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग इन दोनों के ऊपर नीचे होने के कारण क्या स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। और बताइए जो पार्टिकल्स होंगे इनमें जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी कैसी, तो आपने कहा सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल है 0, टोटल एनर्जी कैसी प्योरली काइनेटिक, राइट। बताएं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा मैन इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग मेड ऑफ 2 ropes ऑफ इक्वल लेंथ L and in डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द मेन पोजीशन इज। तो बताएं ये L और L है तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ, राइट। तो बताएं Man is swinging on a swing made up of 2 ropes of equal length L and in direction perpendicular to the plane. The time period of a small oscillation about mean position is। Okay? तो देखें भाई ये L और L है, तो आपने कहा कि भाई हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो बताएं ये एंगल 30 डिग्री, तो T बराबर हम कितना लिखेंगे, तो आपने कहा T बराबर लिखा जाएगा 2π√, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना बताइए, ये L दिया हुआ है। तो बताएं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ। तो यार एक बात बताओ, ये जो है ये L है तो ये बना कितना L का cos 30, तो L cos 30 कितना L√3/2, राइट। तो बताइए T इक्वल टू 2π√, लिखते हैं L/G। क्या बताइए L इफेक्टिव जो आया वो ये लेंथ और ये कितनी L√3/2, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2π√, ये हुआ √3 L/, और बताइए ये आ गया कितना 2G, यानी ऑप्शन कौन सा, सेकंड यहाँ पे सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 20 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। द मिनिमम वैल्यू ऑफ m इन ग्राम सो दैट फाइनली ऑल आइस एंड स्टीम कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज। ओके, क्या बताएं 20 ग्राम ऑफ स्टीम है, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्स किया गया किसके साथ, m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो बताइए 20 ग्राम स्टीम को 20 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, तो क्या बताइए ये सबसे पहले बनेगा 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
तो बताइए इसके लिए जो Q1 चाहिए होगा वो होगा ms डेल्टा टी एस आइस का, तो बताइए हो गया कितना 20 इंटू हाफ इंटू डेल्टा टी कितना 10। ओके, तो बताइए ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास 100। ओके, क्या बताइए फिर ये जाएगा 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बताइए ये बनेगा क्या Q2 इक्वल टू एम इंटू एल एफ। ठीक, तुमसे कहा गया सिर्फ वाटर में कन्वर्ट करना है, उसको हीट वीट तो करना नहीं। तो बताओ ये कितना हो गया 20 इंटू 80 यानी कितना 1600 कैलोरी। ओके, तो बताओ तुम्हें टोटल कितना चाहिए। तो तुमने कहा सर टोटल हमें चाहिए जो है Q रिक्वायर्ड, और Q रिक्वायर्ड हमारे पास कितना होगा 1600 प्लस 100 यानी 1700 कैलोरी। ओके, और बताइए इसके लिए हमने मान लिया कि m ग्राम स्टीम कंडेंस हुआ है, तो m ग्राम स्टीम जो है जब m ग्राम वाटर बनेगा तो बताइए यहाँ से हीट रिलीज हुई होगी, और वो हीट कितनी, तो आपने कहा सर ये हीट हुई तुम्हारे पास Q3 इक्वल टू एम इंटू एल वी, यानी हो गया कितना 540 है। राइट, क्या बताइए इसके बाद ये आया m ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का था, तो इसके बाद आ गया m ग्राम वाटर कितने पे एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए ये आ गया तुम्हारे पास Q4 इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और बताइए ये आ गया तुम्हारे पास कितना 100 m। ओके, तो बताइए जो टोटल Q आ गया Q रिलीज्ड ये आ गया कितना 100 m प्लस 540 m, यानी ये हो गया कितना 640 m। ओके, तो बताइए ये हमारे पास हो गया क्या राइट। ओके, ठीक है, तो बताइए हमारे पास 1700 कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए, और ये कितना हमारे पास 640 है, तो m की वैल्यू बताइए आ गई 2.65, और बताओ ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं एट एनी पॉइंट x, 0, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज 5000 by x square plus 300 by x cube plus 500 upon x volt, then electric field intensity at x equal to 2 meter is। तो बताओ E इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस dV by dx, यानी बताइए लिखा जाएगा क्या माइनस dy by dx ऑफ 5000 by x square, या इसको लिखते हैं क्या, ठीक है, प्लस 300 बाई एक्स क्यूब प्लस 500 बाई एक्स। ओके, क्या बताइए जो E है इसकी वैल्यू आ गई, ये हो गया तुम्हारे पास ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2, तो ये बनेगा -10,000, और बताइए इस माइनस से मल्टीप्लाई पावर नीचे कितनी 3, ठीक है, प्लस बताइए ये ऊपर गया तो ये बना कितना 900। ओके, अपॉन बताइए नीचे x की पावर कितनी 4। ओके, प्लस ये बना 500, तो बताओ ऊपर जाएगा तो -500, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन नीचे बना कितना x स्क्वायर। राइट, x की वैल्यू कितने पे निकालनी है, तो x इक्वल टू आपको बताना है कितने पे 2 मीटर पे, तो x इक्वल टू 2, तो E की वैल्यू आ गई 1000 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 900 अपॉन 2 टू द पावर 4 प्लस 500 अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, क्या बताइए इनको जोड़ोगे तो आ गया कितना 1431.25 वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन कौन सा दूसरा सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर are charged up to 100 volt. A 2 mm thick plate is inserted between the plates. Then to maintain the same capacitance, the distance between the capacitor plate is increased by 1.6 mm. The dielectric constant of the plate is। कह रहे हैं C डैश और C बराबर हो, ठीक, C और C डैश बराबर हो, यानी फाइनल जो कैपेसिटेंस है और इनिशियल कैपेसिटेंस है बराबर।
तो बताओ इनिशियल कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, फाइनल लिखोगे क्या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस बताइए इसमें कितना जुड़ गया 1.6 राइट। अब बताइए प्लस थिकनेस कितनी है टी, तो टी वाई के ओके, माइनस बताइए कितना टी ओके। देखें भाई तो ये हमारे पास ये आपस में कैंसिल होते हुए बचा क्या d बराबर d प्लस 1.6, थिकनेस की वैल्यू रख दें कितनी है 2 mm ओके। तो बताइए ये हो गया 2 अपॉन के, और बताइए माइनस या क्या कितना 2, d से d कैंसिल, ये बचा हमारे पास 0.4 इक्वल टू 2y के की वैल्यू आ गई 2y 0.4 दैट इज 5 ओके। यानी ऑप्शन कौन सा तीसरा यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं 2 particles P1 and P2 having masses 3 gram and 5 gram and charges 5q and 3q. If these are accelerated from rest through the same potential difference, then what will be the ratio of their speeds? Okay, speeds का रेशियो कितना होगा। तो बताओ एक्सेलरेट किया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे क्या q1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो हाफ मास कितना 3 इंटू वेलोसिटी v1 का स्क्वायर इक्वल टू q1 कितना है 5q वेलोसिटी और वोल्टेज भी ठीक। क्या बताइए दोबारा दूसरे मास को जिसका मास कितना था 5 ग्राम, वेलोसिटी थी v2, तो v2 का स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा 3q इंटू v ओके। दोनों को कर दें डिवाइड, तो बताइए q से q गया, v से v गया, और बताइए हाफ से हाफ गया, तो बताइए हमारे पास बचा 3/5 v1 v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5/3, तो v1 v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 25/9, यानी बताइए जो v1 v2 है ये आ गया कितना 5/3 ओके। यानी ऑप्शन कौन सा दूसरा सही होता है ओके। Question number 24 can an isolated conducting sheet of area A and carrying a charge Q is placed in uniform electric field as shown in the figure such that the electric field is perpendicular to sheet and covers all the sheet. Find out the charge appearing on its two surface. Okay. दोनों सरफेस पे अपीयर होने वाला चार्ज, तो बताएं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, यहाँ पे चार्ज टोटल Q है, इधर X मान लेते हैं तो इधर Q माइनस X ओके। बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, तो आपने कहा x बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इस x के कारण, प्लस बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण E टोटल 0 होनी चाहिए, इक्वल टू बताइए इसने 0 कराया होगा कितना लिखा होगा q माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट राइट। तो बताइए इसको जब इधर ले जाएंगे तो बचेगा x बाई a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बचा q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस E, तो बताओ x की वैल्यू आ गई q बाई 2 माइनस E इंटू a एप्सिलॉन नॉट राइट। तो बताओ ये आ गया तुम्हारा इस पे चार्ज, तो q माइनस एक्स हो जाएगा कितना, तो q माइनस एक्स हो गया तुम्हारे पास q माइनस q बाई 2 माइनस E एप्सिलॉन नॉट A, और ये हमारे पास बचा क्या q/2 प्लस E A एप्सिलॉन नॉट। यानी ऑप्शन कौन सा पहला सही होता हुआ ओके। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं द सर्किट शोन इन फिगर द करंट डिस्ट्रीब्यूशन रिमेंस अनचेंज्ड ऑन कनेक्टिंग E देन द वैल्यू ऑफ E विल बी। ये 12 वोल्ट है ठीक, तो बताओ जब ये 12 वोल्ट है ये 8 ओम या 10 ओम राइट। तो बताओ कह रहे हैं कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है अनचेंज रहा, यानी बताओ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही E की वैल्यू होगी। तो आपने कहा सर 6, 8 और 10 है, तो R इक्विवेलेंट हो गया कितना 6, 8 और 10 का, तो आपने कहा 24 राइट, सीरीज में लगे हुए, तो करंट आ जाएगी कितना V/R, यानी हो गया कितना 12/24, यानी आ गया 0.5 एम्पीयर राइट। तो बताइए 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो आपका आंसर आ जाएगा यही तो E होगा। तो 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, तो आपने कहा करंट जा रही है 0.5 इंटू बताइए 8 बराबर कितना E,
तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट, यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सा तीसरा सही होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक इंटेंसिटी 4000 एम्पियर पर मीटर, इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज इट बाय inserting it inside a long solenoid having 200 turns per meter of the length. The current that should be sent along the solenoid is, तो बताओ इस बार मैग्नेट को जिसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, राइट, जिसका अपना मैग्नेटिक इंडक्शन इधर था, आप चाहते हैं इसमें जीरो हो जाए, तो आप जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंडक्शन देना चाहेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके बराबर। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी, तो आपने कहा आई की वैल्यू 4000 एम्पियर पर मीटर थी, तो एच भी यही हो जाए। एच क्या होता था एन इंटू आई इक्वल टू कितना 4000, राइट। तो बताओ एन तुम्हें दिया हुआ है कितना 200, तो 200 इंटू आई इक्वल टू हुआ कितना 4000, आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू आ गई। ओके, ये स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं उसे, तो स्मॉल आई की वैल्यू आ गई कितनी 20 एम्पियर, राइट, यानी ऑप्शन कौन सा पहला यहाँ पे सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 असर्शन पढ़ते हैं, कह रहे इन द सर्किट शोन इन फिगर बैटरी इज आइडियल इफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर देन पावर अक्रॉस सर्किट विल इंक्रीज। तो बताओ आर नॉट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है किसके साथ पैरेलल में, तो अगर इसके साथ आर नॉट पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या बताओ आर नॉट के पैरेलल में कनेक्ट करने से जो आर इक्विवेलेंट है डिक्रीज करेगा। तो जो आर इक्विवेलेंट डिक्रीज किया तो सर्किट के अक्रॉस पावर लिखोगे v स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट जब कम हुआ तो बताओ पावर जो है वो बढ़ेगा। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है? यस, ठीक। कह रहे करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल डिक्रीज, तो यार बताओ v बराबर लिखते हो तुम i इंटू आर, वी बाई आर इक्विवेलेंट लिखोगे i, तो आर इक्विवेलेंट हुआ कम, तो बताओ करंट बढ़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होता हुआ, तो हम कहेंगे असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है गलत, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 200 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, अनदर मीटर बी हैज 100 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 40 ओम। What all the other quantities are same in both the cases. The current sensitivity of A is double that of B, A is 4 times that of B, और बताइए A is 5 times that of B, A is 2.5 times that of B। तो बताओ जो K है करंट सेंसिटिविटी, इसे हम लिखते थे क्या, तो करंट सेंसिटिविटी को लिखा जाता था N BA/C, राइट, या कह सकते हैं जो करंट सेंसिटिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके N के, तो K1/K2 इक्वल टू हो जाएगा N1/N2, राइट। तो बताइए जो K1/K2 ये N1/N2 के बराबर हुआ, N1 हमारे पास कितना है 200 टर्न्स, ठीक, और ये कितना 100 टर्न्स, तो ये कितना हो गया 2:1। ओके, तो आंसर कौन सा पहला आता हुआ, राइट। Question number 29 कह रहे हैं the magnitude and direction of magnetic field at point O due to given shape of current carrying wire is। बताओ ये वाले वायर्स तो जो है सीधे पास हो रहे हैं तो इनके कारण कोई करंट आने वाला है नहीं, क्या बताइए इसके कारण जाएगा इनवर्ड, तो B इक्वल टू क्या लिखोगे, तो बताओ सर्कुलर सेगमेंट के कारण लिखते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स I बाई R इंटू थीटा, तो क्या लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स I बाई आर, थीटा कितना 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3, तो आ गया कितना म्यू नॉट बाई 12 टाइम्स I बाई आर, डायरेक्शन इनवर्ड, राइट। तो बताइए डायरेक्शन इनवर्ड यानी ऑप्शन कौन सा पहला होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाई E इक्वल टू E नॉट 4 into 10 to the power minus 7x minus 50t with the distance being in meter and time in second, the dielectric constant of the medium is। okay, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें बताना है, नॉन मैग्नेटिक डायलेक्ट्रिक मीडियम है, यानी बताइए इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी 1, राइट। क्या बताओ वेलोसिटी अगर हम इसकी निकालें इस मीडियम में तो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे
तो v इक्वल टू लिखा जाएगा हमारे पास ओमेगा वाई के दैट इज 50/4 इंटू 10 टू द पावर 7 यानी आ गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, क्या बताओ v इक्वल टू लिखते थे 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन, c इक्वल टू लिखते थे 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो बताओ c इक्वल टू यानी स्पीड ऑफ लाइट लिखा 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, v इक्वल टू लिखा 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन, क्या बताओ दोनों को किया डिवाइड तो cy भी हमारे पास बनेगा √अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। क्या बताओ ये बन गया रूट के अंदर म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव। c की वैल्यू पता है, रख दें 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और बताओ इसकी वैल्यू रखेंगे v की 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, बताइए स्क्वायर किया गया और जब वैल्यू रखी तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी 1, तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू 1, एप्सिलॉन रिलेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ गया कितना 5.76। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा सेकंड सही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा था आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन द फिगर इज। ओके, तो बताओ V आरएमएस लिखने के लिए हम क्या करते थे, तो सबसे पहले कहते थे आप जो भी दिया हुआ उसका करेंगे स्क्वायर। तो V आरएमएस के लिए सबसे पहले आपने किया इसका स्क्वायर, ओके, V नॉट का स्क्वायर। फिर आपने किया इसको इंटीग्रेट एवरेज निकालने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, तो आपने कहा दो तरह के फंक्शन है, 0 से लेके t/2 तक जो वैल्यू है वो कितनी है V नॉट। ओके, तो इसको इंटीग्रेट किया लिमिट 0 से t/2 और बताइए प्लस फिर वैल्यू 0 तो 0 और ये कितना dt और लिमिट कहाँ से कहाँ t/2 से t अपॉन टोटल टाइम कितना, तो बताइए ये आ गया टोटल टाइम t और इसका ले लेते थे क्या रूट, यही तो बनता था आरएमएस, राइट। तो बताओ V आरएमएस तुम्हारे पास आ गया, ये हो गया V नॉट स्क्वायर इंटू ये हो गया t/2 इंटीग्रेट होके, ठीक, अपॉन कितना है नीचे t और उसका कर लिया क्या हाफ। ओके, तो V आरएमएस तुम्हारे पास आ गया कितना V नॉट बाई √2, यानी ऑप्शन कौन सा तीसरा सही होता हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट RLC and an AC voltage source are all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and current in the circuit is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3. The power factor of the circuit is. तो बताओ जब तुमने क्या किया C को रिमूव किया तो बताओ जनरल डायग्राम हम ये देखेंगे कि यहाँ XL, यहाँ XC, यहाँ R। ओके, जब तुमने C को रिमूव किया, L को रिमूव किया, तो L को रिमूव करने पे बचा C, तो क्या बताइए नीचे बचा XC, इधर R और बताओ फेज डिफरेंस ये Z और ये कितना pi/3, ठीक। तो बताओ XC अपॉन R इक्वल टू लिखा जाएगा 10 pi/3। तो XC की वैल्यू आ गई कितना R 10 pi/3। सिमिलरली अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हटाया हमने C को, तो बताओ जब C को हटाएंगे तो कौन मिलेगा, तो आपने कहा C को हटाएंगे तो XC ये रहा, XL बचा, C हट गया और बताइए यहाँ पे क्या R, क्या बताइए ये आ गया यहाँ पे अब Z और ये एंगल कितना pi/3। तो बताओ XL/R लिखोगे कितना 10 pi/3। तो बताओ XL की वैल्यू आ गई कितनी R 10 pi/3, राइट। तो आपने कहा सर XL और XC एक दूसरे के बराबर हैं, तो बताओ XL और XC जब एक दूसरे के बराबर हैं तो ये रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। ओके, तो बताओ अगर ये रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है तो क्या बताइए XL और XC बराबर सर्किट में जो नेट इम्पीडेंस बचा वो कितना बचा R। और बताओ जब दोनों साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो क्या बताइए हम कहेंगे XL और XC R के बराबर है, XL और XC एक दूसरे के बराबर है, ZR हुआ cos फाई, पावर फैक्टर लिखते हो R/Z, ये कितना आ गया 1। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा तीसरा, राइट।
cos फाई हमारे पास है आर वाई जेड, तो बताइए आंसर हमारा कौन सा तीसरा होता। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे टू निकोल्स प्रिज्म आर ओरिएंटेड विद देयर प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट व्हिच पासेस थ्रू द सिस्टम इज। तो बताओ दो निकोल प्रिज्म है, ठीक, दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अनपोलराइज्ड लाइट जो आई, इस अनपोलराइज्ड लाइट की कितना परसेंटेज पास हुआ यह हमें बताना है। तो बताओ यहाँ से लाइट आई अनपोलराइज आई नॉट, यहाँ पहुंचेगी आई वन इक्वल टू कितना आई नॉट बाई टू, आई टू कितना लिखोगे आई वन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, आई वन कितना आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60। तो बताओ ये हो गया तुम्हारा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60। तो ये हो गया तुम्हारे पास आई टू इक्वल टू आई नॉट बाई 8, राइट। यानी परसेंटेज में अगर पूछें तो कितना पास हुआ 12.5%। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं व्हाइट लाइट कंटेन्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 420 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, व्हिच वेवलेंथ इज कंप्लीटली एब्सेंट एट पी। पी पॉइंट पे कौन सी वेवलेंथ कंप्लीटली एब्सेंट होगी। तो बताओ डेल्टा एक्स यहाँ पे तुम कितना लिखोगे, डेल्टा एक्स लिखते थे बताइए डी वाई बाई डी, ये लिखते थे भाई। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये वाला, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखी जाती थी डी का tan थीटा, राइट। तो बताइए ये आ गया क्या डी वाई बाई डी की वैल्यू कितनी, तो तुमने कहा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, वाई कितना 1 mm यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन बताइए कितना 0.5 मीटर में, ये आपस में सेटल हुए। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना 10 टू द पावर -6 मीटर, या कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर। क्या बताओ अगर आपको मिनिमा बनाना था तो डेल्टा एक्स उस टाइम पे कितना होना चाहिए था, तो आपने कहा डेल्टा एक्स होना चाहिए था सर 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू कितना 1000, राइट। एन की वैल्यू 1 रखें जरा, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो बताओ ये बनेगा 2-1 यानी लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1000। तो बताओ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2000, ओके, जो कि हमारी रेंज के बाहर है। हमें मिनिमा बनाना है यहाँ पे, तो जो वेवलेंथ मिलेगी वो आंसर हो जाएगा। हमें 420 से 700 नैनोमीटर के बीच की वेव चाहिए। एन इक्वल टू आपने 2 रखा, क्या बताओ ये बनेगा 4-1 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1000। क्या बताओ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2000 बाई 3, यानी बताइए आ गया 667 नैनोमीटर, राइट। क्या बताइए एन की वैल्यू अब जैसे ही 3 रखते हैं तो जो लैम्डा है कितना होगा, तो 3 इंटू ये 5 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1000, राइट। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू आ गई 2000 बाई 5 दैट इज 400 नैनोमीटर। क्या बताओ ये रेंज के बाहर चला गया। 420 से 700 तक बताना था, तो इस रेंज में हमें कौन मिला, सिर्फ 667 नैनोमीटर, यानी आंसर हुआ सेकंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास m at rest decays into two particles of mass m1 and m2 having non-zero velocity. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle λ1 by λ2 is, okay। तो बताओ इनिशियली न्यूक्लियाई जो है वो रेस्ट पे था, तो ये जो m मास था ये रेस्ट पे था, वेलोसिटी 0, तो p इनिशियल कितना 0, ओके। एंगल बताइए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और ये जो ब्रेक हुआ 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक m1 और एक m2, राइट। तो जो है m1 मान लो इधर गया किसी वेलोसिटी v1 से, m2 मान लो इधर गया किसी वेलोसिटी v2 से, तो लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना 0, तो बताओ 0 इक्वल टू फाइनल कितना, तो आपने कहा m इंटू v2 माइनस m2 इंटू v2 माइनस m1 इंटू v1। तो बताओ m1 v1 हो गया m2 v2 के बराबर बच्चों, ठीक। तो बताओ जब m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हो गया, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू हम लिखते हैं h बाई p, तो लैम्डा 1 लिखेंगे h बाई m1 v1, राइट, और लैम्डा 2 लिखा जाएगा h बाई m2 v2, राइट। क्या बताइए यानी हमारे पास आ गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू m2 v2 अपॉन m1 v1, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये आंसर कितना हो गया 1।
यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर nucleus of a hydrogen atom due to the motion of electron in nth orbit is equal to, okay, मैग्नेटिक क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक, प्रोपोर्शनल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या लिखोगे, तो B इक्वल टू लिखोगे म्यू नॉट बाई 2 टाइम्स I बाई आर, तुम्हें चाहिए I और R, ओके, R क्या होगी, रेडियस ऑब्वियसली, तो बताओ B प्रोपोर्शनल किसके लिख सकते हैं, I बाई आर के, I क्या होगा, तो आपने कहा Q बाई टी, Q कितना है E, तो E बाई टी इंटू आर, राइट, क्या बताओ, यानी B प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई टी यानी टाइम पीरियड इंटू आर के, बताओ टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी, तो आप कहते हो सर टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी होगी एन क्यूब वाई जेड स्क्वायर के, और बताइए जो रेडियस है उस रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी कितनी, तो आपने कहा रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी है सर एन स्क्वायर वाई जेड, ओके, तो बताओ इनटू रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी कितनी, एन स्क्वायर वाई जेड, तो बी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, जेड क्यूब वाई एन टू दी पावर 5 के, जेड 1 है, ओके, हाइड्रोजन एटम है, तो बी प्रोपोर्शनल किसके हो गया 1 वाई एन टू दी पावर 5 के, यानी ऑप्शन कौन सा, दूसरा आता, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेव्स एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ ऑफ वाटर व्हेन बोथ आर ट्रैवर्स्ड बाय द सेम मोनोक्रोमैटिक लाइट, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, तो ग्लास में जितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही है उतनी किसमें बने, वाटर में, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ n1 आपने लिखा 8 बाई लैम्डा 1, राइट, भाई ग्लास में जितने वाटर जितनी वेव्स है उतनी ही वेव्स किसमें बने, वाटर में, तो बताओ एक वेव अगर ग्लास में वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो इसमें वेव्स बनेंगी n1, इसमें n2, कह रहे हैं n1 और n2 बराबर हो, तो बताओ इसमें जो एक वेव ने कितना स्पेस लिया होगा, लैम्डा 1, तो n1 होगा क्या 8 बाई लैम्डा 1, इसमें बताइए एक वेव ने स्पेस लिया होगा कितना, लैम्डा 2, तो बताओ ये लिखेंगे क्या 10 बाई लैम्डा 2, राइट, तो बताइए ये आ गया तुम्हारे पास लैम्डा 2 यानी लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा 1 यानी लैम्डा ग्लास इक्वल टू आ गया 10 बाई 8 यानी 5 बाई 4, ओके, क्या बताओ जो म्यू है ये म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के होता है, राइट, तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा ग्लास तो ये लिखा जाएगा क्या म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर इक्वल टू कितना 5/4, तो बताओ म्यू ग्लास इक्वल टू हो गया 5/4 टाइम्स म्यू वाटर जो कि कितना है 4/3, तो आ गया कितना 5/3, यानी ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता हुआ बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सर्कुलर बीम ऑफ लाइट having diameter d falls on a plane surface of a liquid, the angle of incidence is 45 degree and the refractive index of the liquid is mu, the diameter of the refracted beam is, तो देखें अभी यहां से ये लाइट रे ऐसे आई इस तरह से, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज 45 डिग्री, राइट, तो बताओ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब ये 45 डिग्री है तो बताइए ये लेंथ कितनी x, ये डायमीटर तुम्हें दी हुई है कितनी d, तो ये 45 ये 90, तो ये फिर से कितना बनेगा 45, राइट, या इसको क्या देते हैं कितना, ठीक है ये 45 हो गया, ओके, जो लाइट रे है वो ऐसे गई, तो ऐसे जाने से क्या बताइए यहाँ पे जो डायमीटर आ गई वो डायमीटर कुछ d डैश और ये एंगल कितना r, ओके, क्या बताओ ये x है ये r, तो ये एंगल भी बनेगा कितना r, ओके, तो बताओ ये जो x है d इक्वल टू क्या बताइए लिखा जा सकता है क्या x का cos 45, या बताओ d अपॉन cos 45 लिख सकते हैं क्या x, और सिमिलरली इस x को लिख सकते हैं d डैश अपॉन साइन r, ओके, तो बताओ d डैश इक्वल टू हो जाएगा क्या, सॉरी d डैश अपॉन cos r,
तो हो जाएगा क्या, डी डैश अपॉन कॉस आर। क्या बताइए, ये एंगल आर बन रहा है, तो ये डी डैश ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने से ये एक्स है, तो एक्स इक्वल टू या एक्स का कॉस आर इक्वल टू डी डैश लिखा जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी डैश वाई कॉस आर, राइट। तो डी डैश इक्वल टू आ गया डी टाइम्स कॉस आर वाई कॉस 45। ओके, तो बताइए सबसे पहले कॉस आर की वैल्यू निकालें। तो बताइए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 sin 45 इक्वल टू ये हुआ कितना, म्यू साइन आर। तो बताओ हुआ 1/√2 इक्वल टू म्यू साइन आर। ओके, तो बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी हुई, 1/√2 म्यू। ओके, ये हुई किसकी वैल्यू, साइन आर की। तो बताओ साइन आर की वैल्यू हो गई 1/√2 म्यू। तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या, डी डैश। तो साइन आर की वैल्यू निकली है, कॉस आर की वैल्यू निकाले, तो क्या लिखेंगे, कॉस आर इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, यानी बताइए हो जाएगा 1 माइनस ये हुआ कितना, 1/2 म्यू स्क्वायर। तो कॉस आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, रूट के अंदर 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1/2 म्यू स्क्वायर। ओके, तो बताओ जो डी डैश है, ये डी डैश आ गया डी टाइम्स कॉस आर कितना, तो आपने कहा कॉस आर था सर रूट के अंदर 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1/2 म्यू। ओके, अब बताइए कॉस 45 जब लिखोगे तो कॉस 45 आएगा 1/√2। ओके, तो क्या बताएं, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ, डी डैश इक्वल टू आ गया डी टाइम्स √2 म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, अपॉन नीचे कितना था, म्यू। तो ऑप्शन कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर। तो बताओ इसकी करेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी। तो आप कहेंगे ये पॉइंट सबसे पास, तो ये ऐसे बनना चाहिए, राइट। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा, तीसरा सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length f. The near end of rod is at a distance x greater than f from the mirror. Then the length of image of the rod is. रॉड की इमेज की लेंथ क्या होगी ये पूछा गया, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो देख लें भैया, क्या बताओ इसकी फोकल लेंथ f है। द नियर एंड ऑफ रॉड इज एट अ डिस्टेंस x। तो ये जो रॉड है, इस रॉड का जो नियर एंड है ये कितने पे है, x पे, विच इज ग्रेटर देन f। फार एंड जो है वो तो इनफाइनाइट पे है, राइट। तो बताओ आपसे पूछा जाए द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द रॉड इज। तो बताओ इस x की इमेज तुम्हें पता करनी है, क्या बताओ जो इनफाइनाइट है इसकी इमेज तो यहीं पे बनेगी, राइट। तो देखें क्या लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो लिखा जाएगा क्या, 1/v माइनस 1/x इक्वल टू माइनस 1/f। ओके, तो ये हो गया 1/v इक्वल टू 1/x माइनस 1/f। ओके, यानी बताइए 1/v इक्वल टू आ गया f माइनस x अपॉन fx। ओके, तो बताइए v आ गया fx अपॉन f माइनस x, राइट। क्योंकि इमेज रियल है तो ये माइनस भी अगर हम लिख दें तो v आ जाएगा कितना, f इंटू एक्स अपॉन x माइनस f। ये बताओ इमेज की लोकेशन आ गई, राइट। क्या बताइए रॉड की जो इमेज है उसकी लेंथ पूछी गई है। तो बताओ एक एंड कहाँ पे बन रहा है, F पे, राइट। और बताओ दूसरा एंड बन रहा है कहाँ, तो आपने कहा दूसरा एंड बन रहा है यहाँ पे V पे। तो जो लेंथ लिखोगे वो लेंथ कितना,
तो आपने कहा सर लेंथ हम लिखेंगे तो f माइनस एफ इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ, तो हो जाएगा f इंटू एक्स माइनस एफ स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एफ, राइट। तो बताओ ये कैंसिल होता हुआ ये बचा क्या, एफ स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एफ। लेंथ बताने के लिए माइनस का कोई सिग्निफिकेंस वैसे नहीं, आंसर कितना चौथा होता है, राइट। 41 कह रहे हैं फॉर इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन। तो बताइए इनफाइनाइट लाइन के लिए जो E इक्वल टू हम लिखते थे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। तो बताओ log E लिखा जाएगा क्या, log ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस log r। तो ये कांस्टेंट है, इसको a कह दिया गया तो ये बन गया log a माइनस log r, और ये क्या हो गया log E। तो बताइए ये जो है ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन है, ओके, जिसका इंटरसेप्ट कैसा है, तो जब आप इसमें log a की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक, तो बताओ जब log a की वैल्यू, log a तो कांस्टेंट है, राइट। तो बताओ आपने इसमें जब ये log r की वैल्यू 0 रखी तो क्या बताओ log e इक्वल टू मिलेगा कितना, log a, यानी ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव्स अवे विद वेलोसिटीज इन रेशियो 8:27। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई assumed to be spherical is, okay, 8/27 है, the ratio of radii of nuclei assumed to be spherical is, ठीक। तो बताओ ये m था, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, m1 और m2। क्या बताओ वेलोसिटीज का रेशियो है 8:27, ये v1 और ये v2, ठीक। तो बताओ m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 माइनस आई कैप ले लेते हैं, प्लस m2 v2 आई कैप लिया इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बताओ क्या लिखेंगे, m1 v1 बराबर m2 v2। तो m1 हो गया कितना, तो m1 बाई m2 हो गया v2 बाई v1, ओके। तो बताइए जो v2 बाई v1 है ये कितना है, 27/8, ओके। और m1 बाई m2, m1 क्या लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब, ये लिखोगे रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास कितना, r1 बाई r2 इक्वल टू 3/2, ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही होता हुआ बच्चों। 43 कह रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th लेवल टू nth लेवल इफ n इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, hc बाई लैम्डा या h न्यू इक्वल टू 13.6, ओके, z स्क्वायर 1 हो गया, 1 बाई n1 स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 1 बाई n+1 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया कितना तुम्हारे पास 13.6 टाइम्स ये हुआ कितना n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर, राइट। n स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा न्यू प्रोपोर्शनल टू। तो अगर पूछा जाए तो प्रोपोर्शनल टू आएगा कितना 2n+1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर, राइट। क्या बताइए n जो है वो 1 से काफी छोटा था तो इसको हम निगलेक्ट, बड़ा था तो इनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो बताओ जो हो गया v प्रोपोर्शनल टू n अपॉन n टू द पावर 4, यानी v प्रोपोर्शनल टू, न्यू प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, न्यू प्रोपोर्शनल हो गया 1/n क्यूब के, ओके। ऑप्शन कौन सा, दूसरा सही होता। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज। तो बताओ इसका आउटपुट मिलेगा AB, इसका आउटपुट मिलेगा CD। तो बताओ अगर ये तुम्हारा कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, तो बताओ और होता तो मिलता AB प्लस CD,
बताइए इसका मिलेगा बार, यानी हो गया कौन सा, पहला, राइट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहा गया इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो बताइए ये -10 है, ये -2, तो बताओ ये बी हुआ हाई पोटेंशियल पे, और बताइए जो ए है ये हुआ लो पोटेंशियल पे बच्चों, ठीक। तो बताइए ए आया लो पोटेंशियल पे, तो क्या बताइए ए के लो पोटेंशियल पे बी के हाई पोटेंशियल पे होने से ये गया रिवर्स बायस में, राइट। क्या बताइए एन हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, तो ये रिवर्स बायस में है, ये भी गया किसमें, रिवर्स बायस में, राइट। तो बताइए ये ओपन सर्किट बनेंगे, तो आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है वो कुछ ऐसे कि ये ए है, बताइए यहाँ पे बना ओपन सर्किट, ये 4 ओम, क्या बताइए साथ में यहाँ पे ये है 2 ओम, और यहाँ पे ये है 8 ओम, ओके। यहाँ पे है 6 ओम, और बताइए इस 6 ओम के साथ यहाँ पे ये जो 12 ओम है ये रिवर्स बायस में होने के कारण यहाँ भी बना ओपन सर्किट, ये 12 ओम, राइट। तो बताइए यहाँ पे ये -2, ये -10, करंट गई कुछ इस तरह से। तो बताइए करंट जब इस तरह से जाएगी तो जो 6 ओम है, 2 ओम है और 8 ओम है, ये तीनों आए कैसे, सीरीज में, यानी बताइए आर इक्विवेलेंट हो गया कितना, 16 ओम, ओके। यानी आंसर कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।